द यूपीएससी स्टडी ऑफिशियल में आपका स्वागत है। और मेंस परीक्षा के डे 1 प्लान में मैं आपका स्वागत करता हूं। जैसा कि कल आपको मैंने बताया था कि आप यूपी पीसीएस की परीक्षा को पास करने के लिए केवल प्री ही महत्वपूर्ण नहीं है, प्री से सबसे अधिक महत्वपूर्ण जो चरण है वो मेंस का एग्जामिनेशन है। तो देखिए, मेंस के एग्जामिनेशन को पास करने के लिए सबसे पहले तो हमें ये जानना है कि मेंस है क्या और होता क्या है और क्या है। तो देखिए, आप आयोग से या फिर किसी भी साइट से मेंस को जानने के लिए सबसे पहले जीएस मेंस का सिलेबस डाउनलोड कर लीजिए। टोटल जो जीएस मेंस में 6 पेपर हैं, उन सबके सिलेबस को डाउनलोड करिए और देखिए कि सिलेबस में क्या लिखा है। देखिए, सिलेबस का महत्व क्या है कि सिलेबस जो होता है वो एग्जामिनर के पास एक रॉ मटेरियल है, एक रॉ मटेरियल है। मतलब आप ये समझिए कि आयोग या फिर कोई भी परीक्षक जब आपसे पेपर सेट करता है तो सबसे पहले सिलेबस को देखता है और सिलेबस के बिहाफ पर ही पेपर सेट किया जाता है, न सिलेबस के इतर न उतर। यानी आप ये समझिए कि आयोग को एक स्वेटर बुनना है पेपर के रूप में, और स्वेटर बुनने के लिए उसको ऊन चाहिए, तो वो ऊन जो है वो उसका सिलेबस है। तो GS1 का जो सिलेबस है आज हम डिस्कस करेंगे और देखेंगे कि GS1 के सिलेबस में आयोग ने हमसे क्या क्या दिया हुआ है। और देखिए, सिलेबस को डिकोड करना हो तो आप यह समझिए कि सिलेबस को डिकोड करने के लिए सबसे पहले कि आप आयोग ने जो क्वेश्चन पूछे हैं और जो सिलेबस में लिखा है उन दोनों में आपस में क्या रिलेशन है, क्या रिलेशन नहीं है। यदि आप इन दोनों में रिलेशन स्थापित कर लेते हैं तब तो आप सिलेबस को डिकोड कर सकते हैं या सिलेबस को समझ सकते हैं। क्योंकि मेंस परीक्षा को पास करने के लिए आपको सिलेबस के पॉइंट टू पॉइंट चीज़ों को समझना जरूरी है। तो चलिए लेट नहीं करते हैं। और इस देखिए, ये वीडियो थोड़ा लंबा होगा, लेकिन मैं मानता हूं कि आप मेंस के गंभीर परीक्षार्थी हैं, गंभीर अभ्यर्थी हैं। तो एक गंभीर अभ्यर्थी से थोड़ी सी कल्पना की जा सकती है कि आपका पेपर कुल 3 घंटे का होता है। हो सकता है ये वीडियो शायद 20 मिनट का हो जाए, 25 मिनट का हो जाए, आधे घंटे का भी हो सकता है। तो इतना तो आपको धैर्य रखना होगा इस सिलेबस को समझने के लिए, क्योंकि बिना सिलेबस को समझे या फिर बिना क्वेश्चन पेपर को समझे यदि आप स्किप मार के या फिर जल्दी जल्दी देख लेते हैं तो ये वीडियो आपको किसी काम का आएगा नहीं। देखिए, वीडियो को देखिए, लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए। वीडियो आपको पर डे रहेगी। आज डे 1 का प्रोग्राम है, डे 2 पे सेकंड पेपर, डे 3 पे थर्ड पेपर, फोर्थ पेपर, सिक्स पेपर। मैं सारे पेपरों को ऐसे डिस्कस करूंगा। तो चलिए देर नहीं करते हैं, आते सिलेबस पे। देखिए, आयोग ने हमको GS1 का जो सिलेबस है वो टोटल 15 पॉइंटों में डिकोड किया हुआ है। हालांकि उन्होंने पॉइंट लिखा नहीं है, लेकिन मैंने उसको पॉइंट वाइज कर दिया है। जैसे आयोग अपने सिलेबस के पहले पॉइंट में बोलता है सिलेबस में कि भारतीय संस्कृति के इतिहास में प्राचीन काल से आधुनिक काल तक की कला, देखिए एक वर्ड, साहित्य, वास्तुकला के महत्वपूर्ण बिंदु शामिल होंगे। यानी आप, ये पहला पॉइंट है वो आपसे कल्चर की बात करता है। कल्चर कहाँ से? प्राचीन काल से कल्चर स्टार्ट होगा और आधुनिक काल तक कल्चर आएगा। अब आधुनिक काल कल्चर में इन्होंने 3 वर्ड लिखे हैं कि वास्तुकला, साहित्य और कला रूप। यानी आपको इन 3 पॉइंटों को डिकोड करना होगा सिलेबस को जानने के लिए। ठीक है, अभी इस पर थोड़ा बात करते हैं कि कैसे क्वेश्चन। पॉइंट नंबर 2 तुमसे आयोग कहता है आधुनिक भारत का इतिहास 1757 से लेकर, सॉरी मिसप्रिंट है, ये 1950 तक का है। यानी 1757 ईस्वी से 1955 ईस्वी तक की महत्वपूर्ण घटनाएं। यानी इसकी भी जो क्या घटनाएं हुई, व्यक्तित्व, यानी कौन कौन से व्यक्ति शामिल थे और क्या समस्याएं थी, आपको इन पॉइंटों पे बात करना है। जैसे आपने देखा होगा पिछले 4-5 साल के प्रश्नों पे कि आयोग हर साल किसी न किसी एक पर्सनालिटी पे मेंस में क्वेश्चन पूछ लेता है। जैसे महात्मा गांधी पे उसने क्वेश्चन पूछा है, सुभाष चंद्र बोस पे उसने क्वेश्चन पूछा है, उसने अभी हाल ही में जो AMU के जो संस्थापक थे उस पर उन्होंने क्वेश्चन पूछा है। तो आपको यानी मेंस के लिए आपको एंसेंट इंडिया और मिडिवल इंडिया नहीं पढ़ना, केवल आपको मॉडर्न इंडिया ही पढ़ना, वो भी कहाँ से? 1757 से लेकर 1950 ईस्वी तक का। पॉइंट नंबर 3 पे हमसे आयोग कहता है स्वतंत्रता संग्राम और इसके विभिन्न चरण और देश के विभिन्न भागों में अपना योगदान देने वाले महत्वपूर्ण व्यक्ति और उनका योगदान। देखिए, व्यक्ति तो उसने यहाँ भी पूछा है, महत्वपूर्ण व्यक्ति यहाँ पूछा, यानी यहाँ दोनों चीज आपस में कोरिलेट होती हैं। यानी हमारा जब आंदोलन जब चल रहा था तो आंदोलन को हम 1857 से लेकर 1947 तक के लेते हैं। अब उसमें देखते हैं आंदोलन के अलग अलग चरण थे। जैसे प्रथम चरण, द्वितीय चरण, तृतीय चरण, चतुर्थ चरण, जितने चरण आप बांट सकते हैं आप बांट के वहां पे देखें, और उसमें जो महत्वपूर्ण व्यक्ति थे अपना जो योगदान दे रहे थे उनकी उसमें क्या भूमिका थी, यानी आपको यहाँ पर ये पढ़ना है। ठीक, अब देखिए, स्वतंत्रता के पश्चात के अंदर एकीकरण, यानी जब भारत
1947 में आज़ाद हो जाता है और आज़ाद होने के बाद 1965 तक में जो हम एकीकरण की प्रक्रिया में थे। देखिए, एकीकरण दो प्रकार से था। एक तो एकीकरण हमारा वो था जो हमने प्रिंसिपल स्टेट बनाए, लेकिन दूसरा उसमें महत्वपूर्ण क्या है कि देखिए, एकीकरण होने के बाद बहुत से राज्य 1960, 1965, 66 के स्तर पे आपस में दोबारा स्टेटों का ऑर्गेनाइजेशन हुआ। यानी आपको उन पॉइंटों पे बात करनी है, यानी 1947 से लेकर 1965 ईस्वी तक। फिर देखिए, हमारे पास आता है अगला पॉइंट नंबर 5, वर्ल्ड हिस्ट्री। देखिए, वर्ल्ड हिस्ट्री में आपसे आयोग क्या पूछता है। आयोग ने कहा है कि 18वीं सदी से 20वीं सदी के मध्य तक की घटना है, जैसे फ्रांसीसी क्रांति एक वर्ष, औद्योगिक क्रांति, विश्व युद्ध, राष्ट्रीय सीमाओं का पुनः सीमांकन, उपनिवेशवाद, उपनिवेशवाद की समाप्ति, राजनीतिक दर्शन शास्त्र जैसे साम्यवाद, पूंजीवाद, समाजवाद, नाजीवाद, फासीवाद इत्यादि के रूप में। महत्वपूर्ण क्या है कि समाज पर इसका प्रभाव कैसे पड़ा। देखिए, प्रभाव दोनों टाइप से हो सकता है, प्रभाव पॉजिटिव हो सकता है, प्रभाव नेगेटिव हो सकता है। यानी आपको वर्ल्ड हिस्ट्री में केवल इतना ही पढ़ना है। देखिए, वर्ल्ड हिस्ट्री में एक या एक से दो क्वेश्चन आते हैं, तो मैं कहूँगा कि आप वर्ल्ड हिस्ट्री के कम से कम 15-20 से 20 क्वेश्चन को तैयार कर लीजिए, और वो 15 से 20 क्वेश्चन जब तैयार कर लेते हैं तो आपको आराम से उसमें से एक क्वेश्चन मिल जाएगा। या तो आप इतना पूरा पढ़ लीजिए या उन क्वेश्चनों को पढ़ लीजिए। हम उस पर बात करेंगे अलग से कि क्या क्या है महत्वपूर्ण। हमारा पॉइंट नंबर जो 6, 7, 8 और 9 है, यानी ये हमारा इस पेपर का सोशल इशू का पार्ट है। यानी हमसे जो जीएस का पेपर है वो 3 पार्ट में है। ये समझ लीजिए कि हिस्ट्री, ज्योग्राफी और सोशल इशू। यानी सोशल इशू में हमसे आयोग क्या पूछता है, भारतीय समाज और संस्कृति की मुख्य विशेषताएं। यानी भारतीय समाज है कैसा और उसकी विशेषताएं क्या है, पहला पॉइंट आयोग हमसे ही पूछता है। दूसरा, महिला समाज, महिला संगठनों की भूमिका। यानी महिला समाज क्या है। अब महिला संगठन जैसे एनजीओ होते हैं या फिर सेल्फ हेल्प ग्रुप होते हैं, उनकी समस्या, उनकी भूमिका क्या है। जनसंख्या तथा जनसंख्या बस समस्याएं, यानी जनसंख्या के कारण, जनसंख्या निवारण, जनसंख्या वृद्धि। आपको यहाँ पर ये है। देखिए, आयोग का सबसे फेवरेट टॉपिक गरीबी, विकासात्मक विषय, शहरीकरण और उसकी समस्याएं, यानी और उसका समाधान। आपसे आयोग इससे भी पिछले 4-5 सालों में हमेशा किसी न किसी रूप में इन प्रश्नों को पूछता रहा है। अब आते हैं पॉइंट नंबर 8 पर, उदारीकरण, निजीकरण, वैश्वीकरण, यानी एलपीजी। यानी एलपीजी ने भारतीय समाज को किस रूप से प्रभावित किया। देखिए, प्रभावित वो भी कैसे, अर्थव्यवस्था के रूप में, राज्य व्यवस्था के रूप में, सामाजिक संरचना के रूप में। यानी आपको एलपीजी का प्रभाव इन 3 पॉइंटों पे याद करना है। इकोनॉमिक लेवल पे क्या इम्पैक्ट पड़ा, पॉलिटिकल लेवल पे क्या इम्पैक्ट पड़ा और सोशल लेवल पे क्या इम्पैक्ट पड़ा। यानी आपको ये पॉइंटों को जानना होगा एलपीजी को पढ़ते समय। फिर अगला हमारा सामाजिक सशक्तिकरण, सांप्रदायिकता, क्षेत्रवाद और धर्मनिरपेक्ष। 2023 में तो क्षेत्रवाद उसने साफ साफ क्वेश्चन पूछा था। 2022 में सामाजिक सशक्तिकरण पर क्वेश्चन पूछा है। 18 में सांप्रदायिकता पर क्वेश्चन पूछा है। यानी आयोग ने जो सिलेबस में लिखा है मेंस में उन शब्दों को ही प्रश्न के रूप में ढाला है और उनसे प्रश्न बनाए हैं। चलिए आते हैं अगले पॉइंट पे। देखिए, पॉइंट नंबर 10, ये हमारा पॉइंट नंबर 10 से लेकर पॉइंट नंबर 15 तक का जो सिलेबस है ये हमारा ज्योग्राफी का है। ज्योग्राफी में देखिए हमसे क्या क्या पूछता है, विश्व के प्रमुख प्राकृतिक संसाधनों का वितरण। वो भी कौन से संसाधनों को चाहिए, जल, मिट्टी, वन, दक्षिण एवं दक्षिण पूर्व एशिया, स्पेशली भारत के संदर्भ में। यानी आपको भारतीय उपमहाद्वीप में जल, मिट्टी, वन से संबंधित विषयों को आपको तैयार करना है। फिर देखिए, भौतिक भूगोल में प्रमुख घटनाएं। देखिए, केवल 5 घटनाएं हैं, भूकंप, सुनामी, ज्वालामुखी क्रियाएं, चक्रवात, समुद्री जलधाराएं और हिम नदियां। यानी आपको ये इसमें याद करना है। देखिए, भारत के सामुद्रिक संसाधन एवं उनकी समझ, यानी हमारे पास जो तीनों ओर भारत जो जल से घिरा हुआ है उसमें हमारे पास क्या क्या संभावनाएं हैं, आयोग ने सिलेबस में ये लिखा है। ये वाला जो पार्ट है इसको ह्यूमन ज्योग्राफी के अंडर में रख सकते हैं आप। मानव प्रवास, विश्व शरणार्थी समस्या, भारतीय उपमहाद्वीप के संदर्भ में। देखिए, जैसे भारत हमारा जो देश है, इस देश में अगल बगल से जो लोग हैं वो हमेशा इनक्रोच करते रहते हैं, आते रहते हैं। जैसे रोहिंग्या की समस्या है,
तो ये आते हैं, तो भारत ने अब तक UNHRC साइन नहीं किया है। तो शरणार्थियों को लेकर भारत में क्या समस्याएं हैं, भारत कैसे उसको डील करता है, आपको इनको समझना होगा, तब जाके आप इन प्रश्नों का उत्तर लिख सकते हैं। फिर देखिए, सीमांत तथा सीमांत सीमाएं भारतीय उपमहाद्वीप, यानी भारत की जो सीमाएं हैं अपने पड़ोसी राज्यों से, अपने पड़ोसी देशों से, उनके संदर्भ में आयोग का है। सबसे महत्वपूर्ण टॉपिक जनसंख्या, अधिवास, प्रतिरूप, नगरीकरण, स्मार्ट नगर, स्मार्ट ग्राम। आयोग हर से इससे 1 या 2 प्रश्न पूछता है। देखिए कई बार क्या होता है, जो ज्योग्राफी के, मैं आपको जो पॉइंट नंबर 13, पॉइंट नंबर 14, पॉइंट नंबर 15, देखिए आयोग को जब थोड़ा सा खेल करना होता है तो वो करता क्या है कि पॉइंट नंबर 13, पॉइंट नंबर 14, पॉइंट नंबर 15 में जो सिलेबस लिखा है वो क्या करता है कि इन प्रश्नों को सोशल इशू से जोड़ देता है, आपसे तब पूछ लेता है। तो ये प्रश्न फिर थोड़ा सा ट्रिकी हो जाते हैं, टफ तो नहीं कहूंगा मैं, थोड़ा ट्रिकी हो जाते हैं, फिर आप वहां से बात करें। देखिए ये तो मैंने आपको बताया सिलेबस। अब इस सिलेबस को समझने के लिए मैं आपके सामने 2023 में आयोग ने जो क्वेश्चन पेपर GS फर्स्ट का लिया था, हम उसको देख लेते हैं, फिर समझते हैं। देखिए हमारा पेपर जो होता है वो 2 सेक्शन में आता है। पहला हमारा सेक्शन 1, दूसरा हमारा सेक्शन 2। सेक्शन 1 में जो क्वेश्चन होते हैं वो 8 मार्क्स के होते हैं, 10 क्वेश्चन, और सेक्शन 2 में जो क्वेश्चन होते हैं इसमें हमारे 12 मार्क्स के 10 क्वेश्चन, यानी टोटल हमारा पेपर 200 मार्क्स का है। देखिए आयोग ने हमसे सेक्शन 1 में देखिए क्या क्या क्वेश्चन पूछा है। वैदिक साहित्य का परिचय दीजिए, सबसे सिंपल क्वेश्चन, ठीक, लेकिन ये लिखने में बहुत टफ है तो बहुत छोटा सा क्वेश्चन, लेकिन जब लिखने बैठेंगे तो आपके हाथ रुकेंगे, समझेंगे क्या क्या लिखना है, क्या क्या नहीं लिखना है। फिर आते हैं अगले प्रश्न पे, आधुनिक शिक्षा में सर सैयद अहमद खान के योगदान पर टिप्पणी लिखिए। जैसे मैंने आपसे कहा था कि आयोग ने सिलेबस में 2 जगह लिखा है, व्यक्तित्व और व्यक्ति का योगदान। तो देखिए 2023 में उसने सर सैयद अहमद खान को पूछा। अब ये क्यों पूछा, क्योंकि देखिए पिछले साल सर सैयद अहमद खान AMU को लेकर काफी चर्चा में थे, अब आयोग ने उठाया, प्रश्न बना डाला, ठीक। फिर देखिए पॉइंट क्वेश्चन नंबर 3, स्वतंत्रता प्राप्ति के उपरांत भारत के एकीकरण में सरदार पटेल की भूमिका। ये तो क्या रिपीटेड क्वेश्चन है, इसको आयोग कई बार पूछ चुका है। इस क्वेश्चन को आयोग ने 2018 में पूछा था, बस क्वेश्चन का फॉर्मेट अलग था, ठीक। अब देखिए क्षेत्रवाद भारत के विकास में किस प्रकार की बाधाएं उत्पन्न करता है। देखिए क्षेत्रवाद जो है ये टॉपिक ज्योग्राफी में भी आता है और सोशल इशू में भी आता है। तो आयोग ने क्या किया यहाँ पर कि सोशल इशू को ज्योग्राफी से जोड़ के पूछा आपसे, इसलिए मैंने यहाँ पर लिखा है ज्योग्राफी पर सोशल। फिर अगला हमारा प्रश्न है, बेरोजगारी भारत में व्याप्त निर्धनता का एकमात्र कारण है, टिप्पणी कीजिए। हम लोग अलग से बात करेंगे, व्याख्या करिए, टिप्पणी करिए क्या क्या होता है। देखिए सोशल इशू में आपसे ये क्वेश्चन पूछा। फिर देखिए क्या आप सहमत है कि भारत में महिलाओं के प्रति अपराध वृद्धि हो रही है, ये भी सोशल इशू से पूछा गया क्वेश्चन है। फिर क्वेश्चन नंबर 7, महासागर संसाधनों का भंडार है, मैंने तो कहा कि जल सीमाएं लिखी हुई हैं, देखिए सीधा क्वेश्चन पूछा ज्योग्राफी से। आते हैं फिर अगले क्वेश्चन पे, कृषि में मृदा प्रोफाइलिंग एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। सिलेबस में आयोग ने साफ साफ लिखा है मृदा, आपसे क्वेश्चन पूछा, क्या आप सहमत हैं या नहीं है, वो अपने उत्तर में लिखें। दक्षिण एशिया में रोहिंग्या शरणार्थियों पर प्रकाश डालिए। आयोग ने आपको सिलेबस में लिखा है शरणार्थी शब्द, और उठा के उसने प्रश्न पूछा। फिर देखिए 9 नंबर चैनल के सामरिक महत्व पर टिप्पणी लिखिए। ज्योग्राफी के इंपॉर्टेंट टर्मिनोलॉजी पे भी क्वेश्चन पूछता है। अगर हम सेक्शन 1 की बात करें, देखिए सेक्शन 1 के हम 10 क्वेश्चनों को देख चुके हैं। अब देखिए सेक्शन 1 में हमसे ज्योग्राफी से कुल 4 प्रश्न पूछे गए, मतलब 32 मार्क्स के। हमसे हिस्ट्री से जो है कुल 3 प्रश्न पूछे गए 24 मार्क्स के, और सोशल इशू से भी हमसे 24 मार्क्स के प्रश्न पूछे गए, ठीक। आप सेक्शन 2 में आते हैं, यानी हमसे 3-3 क्वेश्चन उसने पूछा है, बस यहाँ पे उसने एक क्वेश्चन बढ़ा लिया। जैसे ज्योग्राफी में उसने 4 क्वेश्चन पूछ लिए थे, बाकी यहाँ 3 पूछे, यहाँ 3 पूछे, 3 3 6 4 10 क्वेश्चन पूरे हो गए। अब आते हैं हम लोग प्रश्न नंबर 11 पे। देखिए नागर शैली के मंदिरों के वास्तुकला विशेषताओं का वर्णन कीजिए। ये क्वेश्चन हिस्ट्री प्लस कल्चर। 1857 के स्वतंत्रता संग्राम के वैचारिक आयामों की रेखांकित कीजिए। सिलेबस में आपको लिखा है 1757 से लेकर 1947 तक का संघर्ष, सीधा क्वेश्चन है। जर्मनी के एकीकरण स्मारक की भूमिका का मूल्यांकन। देखिए वर्ल्ड हिस्ट्री कैसे पढ़ना है मैं आपको सबसे सरल तरीका बताऊंगा, अलग से बताऊंगा, आप वैसे तैयार करिएगा। फिर देखिए कोरोना महामारी में भारतीय संस्कृति ने विश्व को किस प्रकार से प्रभावित किया। अब देखिए कल्चर प्लस वर्ल्ड ज्योग्राफी को लेकर इसने क्वेश्चन पूछा आपसे।
क्वेश्चन नंबर 15, महिला सशक्तिकरण में महिला संगठनों की भूमिका। देखिए सिलेबस में दोनों वर्ड लिखा हुआ है, सशक्तिकरण भी लिखा हुआ है, महिला संगठन भी लिखा है, दोनों को मिलाया क्वेश्चन बनाया। फिर देखिए शहरीकरण की प्रक्रिया समाज के लिए विकास या विनाश है। शहरीकरण आपके सिलेबस में है, अब उसके लिए दो वर्ड डाला, एक नया क्वेश्चन उसने बनाया आपके सामने। भारत में आंतरिक मानव प्रवास के कारणों एवं परिणामों की व्याख्या कीजिए। देखिए सिंपल क्वेश्चन है, जो सिलेबस में लिखा है आपसे वही क्वेश्चन बनाया। भारत में अल नीनो दक्षिण पश्चिमी मानसून के बीच संबंधों की व्याख्या कीजिए। ज्योग्राफी में जो प्रमुख टर्मिनोलॉजी है उससे ही क्वेश्चन बनाने का आयोग हमेशा प्रयास करता रहता है। फिर देखिए क्वेश्चन नंबर 19, शीतोष्ण चक्रवात पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए, यह भारत को कैसे प्रभावित करता है। इसको आप कई बार पढ़ चुके होंगे। फिर भारत के खनिज विकास की नीति की व्याख्या करिए। चलिए हम थोड़ा सा अब इससे अलग बातें करते हैं, ये तो खैर लिखी लिखाई बातें थी। देखिए जैसे एग्जाम्पल तौर पे मैं आपको सिंपल बताता हूँ कि जीएस के पेपर फर्स्ट में 3 सेक्शन है, हम लोग एक एक करके बांट लेते हैं, हिस्ट्री, ज्योग्राफी और सोशल इशू। पहले बात करते हैं ज्योग्राफी पे। देखिए ज्योग्राफी से लगभग हमसे हर साल 3 क्वेश्चन जो है 8 मार्क्स के और 3 क्वेश्चन जो है 12 मार्क्स के, कभी कभी ये 4 हो जाते हैं। ठीक, अगर हम ये न्यूनतम लेते हैं तो देखिए 24 और 12 36, यानी हमसे आयोग ये प्रश्न पूछ लेता है। देखिए ज्योग्राफी को तैयार करने के लिए आप सबसे आसान है कि अगर आप मेंस के स्तर पे ज्योग्राफी पढ़ रहे हैं तो आप कक्षा 11 यानी एनसीईआरटी की जो किताबें हैं, पहला भौतिक भूगोल क्लास 11 की एनसीईआरटी, भौतिक भूगोल यानी क्लास 11 में 2 एनसीईआरटी है, आप उन दोनों को पढ़ लीजिए। 11th की एनसीईआरटी की पहली किताब और दूसरी किताब। दूसरा ज्योग्राफी में एनसीईआरटी की जो 12th आती है उसमें एक है ह्यूमन ज्योग्राफी की किताब, आप उसको यहाँ पे 2 किताबें हैं, देखिए कुल 3 आती है लेकिन केवल 2 किताब पढ़िए आप, पहली वाली और दूसरी वाली। अगर आप केवल इतना ही पढ़ते हैं तो आप अन्य किसी सोर्स से मत पढ़िए। तो ज्योग्राफी में आयोग आपसे जो भी प्रश्न पूछता है उन प्रश्नों को आप बहुत आराम से कर लेंगे। मात्र अच्छा ये किताबें बहुत मोटी नहीं हैं, समझिए कि मुश्किल से मिला जुला के कुल 17 से 18 चैप्टर हैं इन तीनों किताबों में। और अगर पेज वाइज बात करें तो मुश्किल से ये जान लीजिए कुल 300 पेज आते हैं। देखिए 300 पेज में भी आपको लगेगा देखिए बड़े बड़े अक्षर लिखे गए हैं, बड़े बड़े फिगर लिखे गए हैं, कुछ है नहीं। यानी अगर आपको मेंस परीक्षा में ज्योग्राफी को टैकल करना है, ज्योग्राफी को हल करना है, तो बिना इन एनसीईआरटी को, ये मैं जब बात कर रहा हूँ ये नई वाली एनसीईआरटी हैं, इन एनसीईआरटी की किताबों को आप कम से कम 2, 3, 4 बार पढ़ डालिए। पढ़ने के बाद उसके शॉर्ट नोट बना डालिए। शॉर्ट नोट ना बन पाए तो आप मुझसे बताइए, मैं बताऊँ कैसे बनाया जाता है। उसके थ्रू आप समझ लीजिए कि खूब आराम से बहुत प्यार से आप ज्योग्राफी के क्वेश्चनों को कर सकते हैं। थोड़ा अगर आपको अच्छे नंबर लेना हो तो ज्योग्राफी में मैप बनाइए, ज्योग्राफी में जो घटनाएं होती हैं उसको करंट से आप जोड़ दीजिए तो भी आप अच्छे नंबर पा सकते हैं। उसके बारे में हम लोग अलग से बात करेंगे। अब आते हैं हम लोग अगले पार्ट पे। देखिए सोशल इशू। सोशल इशू बहुत आसान टॉपिक है, यहाँ से भी हमको कभी कभी 3 क्वेश्चन सेक्शन 1 में, तो कभी 4 क्वेश्चन, और सेक्शन 2 में हमारे पास 3 क्वेश्चन। अगर इसको भी जोड़ा जाए तो अगर हम 4 लेते हैं तो 4 अठे 32 मार्क्स, और यहाँ 3 लेते हैं तो 36 मार्क्स। अगर इसको जोड़ा जाए तो 6 2 8 3 9 98 मार्क्स। देखिए सोशल इशू को आपको यदि पढ़ना हो तो एक किताब आती है राम आहूजा की, राम आहूजा की किताब आती है, किसी भी दुकान से आराम से मिलेगा, आपको नेट पे भी मिल जाएगी। राम आहूजा की भारतीय समाज की समस्याएं, आप इस किताब को ले लीजिए और मात्र एक बार पढ़ लीजिए। लेकिन ज़्यादा अच्छा है कि सोशल इशू संबंधित आयोग ने जो शब्द लिखे हैं, जैसे उसने लिखा है गरीबी, शहरीकरण, या अन्य जो शब्द, महिला संगठन, आप इन शब्दों को समझिए और इन शब्दों पे अपने छोटे छोटे शॉर्ट नोट बनाइए और उसके इम्पैक्ट देखिए सोसाइटी पे पॉजिटिव नेगेटिव कैसे पढ़ते हैं, आप उसको कैसे दूर कर सकते हैं। यदि आप इतना करते हैं तो सोशल इशू के क्वेश्चनों को बहुत प्यार से डील कर सकते हैं, बहुत आराम से ख़त्म कर सकते हैं। अब इसके बाद हम लोग आते हैं हिस्ट्री पे। देखिए हिस्ट्री में 2 पार्ट हैं,
एक है कल्चर और एक है मॉडर्न इंडिया। तो देखिए, मॉडर्न इंडिया को पढ़ने के लिए आपके पास दो सबसे अच्छे सोर्स हैं। पहला बिपिन चंद्रा की मॉडर्न इंडिया, या तो आप इससे पढ़ लीजिए, या जो सब लोग पढ़ते हैं स्पेक्ट्रम। और स्पेक्ट्रम में भी स्पेशली चैप्टर नंबर, अगर स्पेक्ट्रम का देखते हैं तो चैप्टर नंबर 10 से लेकर चैप्टर नंबर 25, ये तो आप थॉरली पढ़ ही लीजिए। उसके बाद भारत में सांप्रदायिकता, ये एक चैप्टर है, आप इसको पढ़ लीजिए। फिर भारत में साम्यवाद, भारत में साम्यवाद का उदय, आप इसको पढ़िए। फिर उसमें से एक चैप्टर आपको है किसान आंदोलन, आप इसको प्रिपेयर करिए। फिर देखिए, उसके बाद एक चैप्टर और है भारत में विद्रोह। विद्रोह जो मैं कह रहा हूँ तो मेनली ये कृषक विद्रोह ही हैं, आप इसको पढ़िए। भारत में नवजागरण, यानी भारत में जो सामाजिक आंदोलन हो रहे थे, आप उसको प्रिपेयर कर लीजिए, सामाजिक आंदोलन। अगर आप इतना प्रिपेयर करते हैं तो हिस्ट्री के सारे क्वेश्चनों को देखिए, मैं आपसे कहूँगा कि आप बिपिन चंद्रा से ज़्यादा अच्छा है कि आप स्पेक्ट्रम को पढ़ लें, क्योंकि स्पेक्ट्रम में आपको लिखने का मैटर बहुत अच्छा मिल जाता है। यदि आप स्पेक्ट्रम के इन टॉपिकों को सिलेबसों से अपने छांट लेते हैं, देखिए पूरी किताब स्पेक्ट्रम को नहीं पढ़नी है, आप अपने सिलेबस के पॉइंट उठाइए और स्पेक्ट्रम की किताब उठाइए और उस पॉइंट को टिक कर लीजिए और केवल आप उसको ही पढ़िए, उसके शॉर्ट नोट बनाइए, तो आप ठीक ठाक क्वेश्चन कर ले जाएंगे। फिर देखिए अगला, उसके बाद हमारा आता है कल्चर। देखिए कल्चर को प्रिपेयर करने का सबसे आसान तरीका है कि आप एनिसेंट इंडिया, मॉडर्न इंडिया और मेडिवल इंडिया। मेडिवल इंडिया में जो इम्पोर्टेंट कल्चर्स थे बनाए गए थे, स्थापत्य, उन शैलियों के बारे में पढ़ लीजिए, जैसे नागर शैली, बेसर शैली, द्रविड़ शैली, दक्षिण भारत के मंदिर, महत्वपूर्ण मुगल स्थापत्य, अशोक के स्थापत्य कला, गुप्तों का स्थापत्य। यदि आप इतना ही प्रिपेयर करते हैं तो आप आराम से कल्चर को भी, देखिए कल्चर से क्वेश्चन या तो एक आता है तो दो आता है, एक डायरेक्ट आता है, एक इनडायरेक्ट आता है। एक तो मतलब स्थापत्य पूछेगा, दूसरा पूछेगा ये स्थापत्य जो बनाए गए थे इसका प्रेजेंस क्या है, इसका रिलेवेंस क्या है, क्या इसमें किया जा सकता है, क्या नहीं किया सकता है। देखिए इस प्रकार आज का ये वीडियो लगभग 24-25 मिनट का हो रहा है। इस वीडियो को मैं यहीं पे समाप्त कर रहा हूँ, क्योंकि बहुत लंबा वीडियो होगा, आप देखेंगे नहीं। देखिए वीडियो को समझिए और इस वीडियो को कम से कम 2-3 बार देखिए, 2-3 बार समझिए और सिलेबस को समझिए, क्योंकि बिना सिलेबस को समझे आप मेंस परीक्षा को पास नहीं कर सकते। मेंस परीक्षा को पास करने के लिए आपको मैक्सिमम लिखने का प्रयास करना है, कम से कम किताबें पढ़िए। मैंने आपको जो किताबों का नाम बताया है, कम से कम किताबों का नाम इसलिए बताया क्योंकि बहुत सारी किताबें मत खरीदिए। आप एनसीईआरटी ले लीजिए, ज्योग्राफी वाली मैं दोबारा बता रहा हूँ। स्पेशली देखिए 11 और 12 के लीजिए, 9-10 का आप मत लीजिएगा मेंस पढ़ने के लिए, केवल 11-12 ही पर्याप्त है। स्पेक्ट्रम आप एक ले लीजिए पढ़ने के लिए। दूसरा आप राम आहूजा की सामाजिक समस्याएं ले लीजिए, इस किताब का नाम जो है सामाजिक समस्याएं राम आहूजा की, आप इसको ले लीजिए। आप इतना कर लेते हैं तो मेंस के सिलेबस को आप ठीक ठाक मात्रा में समझ लेंगे। देखिए इतना करिए। अगर आपको ये सीरीज अच्छी लग रही है तो इस पर कमेंट करिए कि इस सीरीज को आगे रखा जाए कि ना रखा जाए, क्योंकि मेंस एक बहुत बोरिंग होता है पढ़ने के लिए या पढ़ाने के लिए भी, क्योंकि मेंस कोई पढ़ना चाहता नहीं है, कोई पढ़ाना चाहता नहीं है। क्योंकि यूट्यूब पे देखिए प्री परीक्षा को पास करने के टिक नुस्खे सब कुछ पड़े हुए हैं, लेकिन आप पीटी पास कर भी लेंगे, यदि आप मेंस में लिखेंगे नहीं, मेंस पढ़ेंगे नहीं, तो आप हर बार पीटी पास होते रहेंगे, पीटी देते रहेंगे, पीटी देते रहेंगे। अभी भी देखिए समय है आपके पास, अगले 15 जून तक, तो आप मेंस की पढ़ाई पढ़ ही लीजिए। मैं मेंस की मेरे चैनल पे या आपके इस चैनल पर भी जो है रोज़ एक वीडियो पढ़ती रहेगी। इससे आप समझिए आपको अच्छा खासा गाइडेंस मेरे द्वारा आपको मिल सकता है। आप इसका उपयोग करिए, सदुपयोग करिए। वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए तथा अपना बहुमूल्य योगदान देने के लिए आप सभी को धन्यवाद। लेकिन वीडियो को पूरा एक बार जरूर देखिए। मिलते हैं जल्दी अगले वीडियो में। थैंक यू।